नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे अकबर के शासनकाल के समय जो उनकी भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और वही पढ़ेंगे हम अपनी आज की क्लास में। भू राजस्व व्यवस्था कैसी रही, उनकी धार्मिक नीति कैसी रही, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम एक छोटे से सुविचार के साथ कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो और जो भी आपने लक्ष्य सोचा है उसे पाना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों की संगत करिए जो आपके ही तरह के लक्ष्य को पा चुके हैं, है ना। जैसा आपने लक्ष्य सोचा है वैसा ही लक्ष्य कोई और दूसरा व्यक्ति पा चुका है, उसमें उसे सक्सेस मिल चुकी है। तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए, उनके बारे में जानिए, उनके कार्यों को देखिए, कैसे उन्होंने मेहनत की, ये सब बातें उनके बारे में जानिए। तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने मेहनत करी, कहाँ उनसे गलतियाँ हुई और कहाँ उन्होंने सुधार किए। इन सब बातों के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप अपने ही फील्ड की लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लोगों की संगत करना शुरू कर दीजिए जो पहले से उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उनके बारे में जानिए, उनकी मेहनत को देखिए कि वे कैसे इतने आगे तक पहुँचे हैं, क्या उन्होंने कार्य किए हैं, और तभी आप भी उन्हीं की तरह सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आपको अपने आप में चेंज लाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, सफल होना है, तो आप ऐसे लोगों से मिलिए, उनके बारे में जानिए। और बहुत सी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो पाएंगे। अब अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अकबर ने पहले बहुत सारे युद्ध किए, इसलिए उनके पास अपनी भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या नहीं था, समय नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, जो शेरशाह सूरी की जब्ती प्रणाली थी उसको ही अपनाया। और जब्ती प्रणाली में जब उन्हें कुछ कमी लगी तो उन्होंने कुछ बदलाव किए और वही बदलाव दहसाला पद्धति में बदल गए। फिर धीरे धीरे उन्हें कुछ और चेंजेस लगे कि करने चाहिए, कुछ और चेंज करने चाहिए इस दहसाला पद्धति में। तो फिर उन्होंने एक नसक पद्धति शुरू की, है ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि नसक पद्धति क्या होती है कि भूमि को उर्वरता के अनुसार बांट दिया जाता है। तो वही है दोस्तों कि अकबर ने अपने शासनकाल में आय को बढ़ाने के लिए भू राजस्व में सुधार किया। पहले उसने शेरशाह सूरी की जब्ती प्रणाली को अपनाया, फिर उसके बाद जब उसने कुछ बदलाव किए तो उस बदलाव के साथ उसने एक नई पद्धति बनाई, दहसाला पद्धति, टोडरमल की सहायता से। फिर जब दहसाला पद्धति में भी कुछ कमी लगी तो फिर उसने नसक पद्धति को अपनाया। तो अकबर ही पूरे मध्यकालीन इतिहास में ऐसा शासक रहा जिसने लोगों को कर लगाने के कारण बताए कि क्यों कर लगाए जा रहे हैं। तो अबुल फजल की आईने अकबरी में जो अकबर के द्वारा कर लगाने का कारण था वह था न्याय और सुरक्षा के बदले में दिया जाने वाला जो कर था, वो किस लिए दिया जाता था, न्याय और सुरक्षा के बदले दी जाने वाली राशि थी। और फिर ये नसक प्रणाली शुरू की गई। अब नसक प्रणाली में भी मैंने आपको बताया था कि 4 भागों में बांटा था इस प्रणाली को अकबर ने, पोलज, परत, चांचर और बंजर। ठीक है, तो पोलज कौन सी होती थी, जो प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि होती थी। पोलज मतलब ये प्रत्येक वर्ष इसमें खेती होती थी। तो यह क्या थी, एक अच्छी भूमि थी और अच्छी भूमि होती थी। ये ज़्यादा क्या होती थी, उर्वरता पूर्वक
इसमें खेती की जा सकती थी, है ना। ज़्यादा क्या कहेंगे, एक तरह से उपजाऊ भूमि होती थी, है ना। तो अब पोलज भूमि तो उसमें हम हर साल खेती कर सकते थे, और जो पड़ती भूमि थी उसे 1 वर्ष के लिए इसमें खेती नहीं की जा सकती थी। 1 वर्ष तक के लिए खेती नहीं की जाती थी। चांचर में 2-3 साल तक खेती नहीं की जाती थी, और बंजर में 5 साल तक खेती नहीं की जाती थी। ठीक है, तो सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी थी? पोलस थी, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। पड़ती जो थी उसमें 1 वर्ष तक खेती नहीं होती थी। चांचर थी, उसमें 2-3 साल तक खेती नहीं होती थी, और बंजर में 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं होती थी। मतलब 5 वर्ष का टाइम दिया जाता था इस भूमि पर। ठीक है, अब अकबर के समय किसानों के भी अलग अलग प्रकार हुआ करते थे। अकबर के समय। और कौन कौन से किसान थे? पाही कास्त, खुद कास्त और मुजारे। पाही कास्त कौन होते थे? जो अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले किसान होते थे। मतलब उनकी भूमि दूसरे गांव में होती थी तो वो वहाँ जाते थे, तो उन्हें कहते थे पाही कास्त। खुद कास्त जो होते थे, जो उसी गांव में उनकी भूमि होती थी, मतलब स्वयं उसी गांव में अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान होते थे। मुजारे जो होते थे, ये मालिकों की जमीन या खुद कास्त किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान थे। मतलब ये दूसरों की खेतों पर खेती करते थे, इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। ठीक है, ये देखिए, मुजारे को क्या कहते थे? वर्तमान में खेतीहर किसान कहते थे। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, और यह दूसरे के खेतों में जाकर खेती करते थे। तो दोस्तों समझे आप, पहले अपनी भू राजस्व व्यवस्था को अकबर ने सुधारा, और कैसे सुधारा ये अच्छे से डिटेल से मैंने बताया आपको। फिर उन्होंने भूमि को 4 भागों में बांट दिया। फिर भूमि को जब 4 भागों में बांटा तो किसानों के भी अलग अलग प्रकार बना दिए। खुद कास्त, पाहे कास्त, मुजारे, है ना, इनके भी अलग अलग प्रकार बना दिए। और भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए ही ऐसा किया गया था। और जो कर लगाता था अकबर, तो उसका कारण भी बताया था कि न्याय और सुरक्षा के लिए जो राशि ली जाती थी वही कर के रूप में ली जाती थी। ठीक है, तो अकबर ही ऐसा शासक था जिसने बताया था कि कर लेने का क्या कारण है। ठीक है, अब अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति जो थी दोस्तों, हमेशा उदार हुआ करती थी। उदार शासक था ये। औरंगजेब और बाबर क्या कहते थे? अपने शासन का आधार किसे बोलते थे? अपने शासन का आधार बनाते थे वे कुरान को। और हुमायूं क्या कहता था शासक को? कि पृथ्वी पर जो शासक है वह खुदा का प्रतिनिधि है, ऐसा कहता था ना। कौन? हुमायूं। और अकबर कहता था कि जनता ही मेरे शासन का आधार है, तो अपनी जनता को वह सबसे ऊंचा रखता था अकबर। अब अकबर की जो उदार नीति है, उदार धार्मिक नीति है, उसके लिए जो आधार थे वो कौन से थे? इबादत खाना था, जजिया की समाप्ति थी, सभी त्योहारों में ये भाग लेते थे, और राजपूत नीति थी। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि कैसे अकबर इतना उदार रहा, और शासकों के मुकाबले अकबर क्यों इतना उदार रहा? तो दोस्तों अकबर के जो पिता थे हुमायूं, ये भी उदार और सहिष्णु थे। तो अकबर के जीवन में अपने पिता का भी प्रभाव पड़ा। राणा वीर साल जो एक राजपूत थे, उनके वहाँ अकबर का जन्म हुआ। और अकबर के जो शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़, ये भी अकबर को सभी धर्मों के बीच में क्या बताते थे? सद्भाव के रूप में रहना सिखाते थे, उसकी शिक्षा देते थे जो अकबर के शिक्षक थे। अकबर पर सूफीवाद का भी बहुत प्रभाव था, इसलिए अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, जो फतेहपुर सीकरी यूपी में है, वहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे, और इनकी ये मन्नत जो थी पूरी हो गई थी। इसलिए उनको सूफीवाद पर भी विश्वास था अकबर को। ठीक है, अजमेर की दरगाह शरीफ की भी इन्होंने यात्रा की। शेख मुबारक, अबुल फजल व फैजी का भी प्रभाव अकबर पर पड़ा, इसलिए अकबर एक उदार स्वभाव के थे। मतलब इतने सारे लोग जो थे ये अकबर के आसपास थे और इनका साथ दे रहे थे, तो इनका प्रभाव भी अकबर पर पड़ा। इसलिए अकबर का जो स्वभाव था एक उदार था,
उदार तरीके का था और ये सबसे क्या मिल बांट कर रहना चाहते थे, है ना। तो वही कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, कि आप जिस तरह के परिवेश में रहेंगे आपको भी वैसा ही फील होगा, आप भी वैसा ही बनना चाहेंगे। तो वही अकबर के साथ भी हुआ, इसलिए इसे एक उदार शासक कहा जाता है। तो क्या कार्य किए जो इनकी उदारता को दिखलाते हैं? तो इनके तो धार्मिक कार्य थे, तो अकबर के उदार स्वभाव को दिखाते हैं। जैसे अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। अकबर ने जो 1562 में युद्ध बंदी थे ना, उनको दास बनाने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगा दी। 1562 में ही महिलाओं को हरमदल से मुक्ति दे दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करी। फिर 1575 में जजिया कर कौन सा था दोस्तों? जो कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम लाया था जजिया कर भारत में। तो उसकी भी समाप्ति अकबर ने करी, मगर ये औरंगजेब बाद में दोबारा ले आता है इस कर को, ठीक है। फिर 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने में जहाँ पर धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक बातों पर क्या होते थे, वाद विवाद होते थे, तो इसमें सिर्फ पहले मुसलमान ही भाग लेते थे। इस इबादत खाने में मुसलमान ही आते थे, लेकिन जब अकबर शासक बने तो अकबर ने सभी के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए, ठीक है। तो देखिए, इबादत खाने में प्रारंभ में सिर्फ इस्लाम लोग ही वाद विवाद किया करते थे और 1578 में सभी धर्म के लोगों को इबादत खाने में प्रवेश दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अकबर के कार्य जो उसे एक उदार शासक बनाते हैं। और उसने यह भी बताया कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें उसने जो कर लिया था उसका क्या कारण था जो उसने कर लिया था, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके और सुन लीजिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।